हेलो वांगशो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लान वांगजी और वी विशन ट्रैवल बैक टू द पास्ट का पार्ट 5 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विहिंग वैनजिंग और वैनिंग से बात करने के लिए जाने वाला था। लानजान कहता है वो दोनों ज़रूर मान जाएंगे। दोनों हाथों में हाथ डालकर वैनिंग और वैनजिंग के रूम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। विहिंग जब वैनिंग और वैनजिंग के रूम का डोर नॉक करता है तो वैनिंग दरवाज़ा खोलता है, जो लान वांगजी और वी विशन को देखकर शॉक हो गया था। वह कहता है, वी गॉन्जी, लानर गॉन्जी, आप दोनों यहाँ, क्या कोई ज़रूरी बात है? विहिंग कहता है, बहुत ज़रूरी बात है। क्या तुम्हारी सिस्टर है यहाँ पे? हमें तुम दोनों से बात करनी है। वैनिंग बहुत ही पोलाइट वे में कहता है, सिस्टर आने ही वाली है, आप दोनों अंदर आ जाइए, बैठिए, सिस्टर भी आती ही होंगी। तीनों बैठकर बातें ही कर रहे थे कि वैनचिक दरवाजे पर आ जाती है। वह विहिंग और लानजान को एक साथ रूम में देखकर थोड़ा शॉक में थी कि भला ये दोनों हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। ये तो वैन के पीपल्स को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं और ये दोनों तो बहुत ही बड़े क्लैन से हैं। विहिंग को वैनचिंग के वहाँ होने का एहसास हो जाता है और वह सडनली टर्न होके कहता है, वैनचिंग आओ, हमें तुमसे बात करनी है। हम दोनों आप दोनों से ही बात करने के लिए यहाँ आए हैं। वैनचिंग हिचकिचाते हुए अंदर आ जाती है और विहिंग उसे अपने बगल में बैठने के लिए इशारा करता है, जिसे देखकर लानजान को थोड़ी फिर जेलसी फील होने लग जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और वैनचिंग को विहिंग के साइड में बैठने देता है। विहिंग कहता है, वैनचिंग और वैनिंग, हमें तुम दोनों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं जो कुछ भी कहूँगा बस तुम उस पर आँख बंद करके भरोसा करते रहना, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम उसे साबित कर सकें जो हम कहना चाहते हैं। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा और हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में वही होना है जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे। वैनचिंग और वैनिंग हम सर हिला देते हैं और विहिंग अपनी पूरी कहानी वैनचिंग और वैनिंग के सामने बताना शुरू कर देता है। लानजान भी विहिंग को बस बोलते हुए देख रहा था, वह बीच में इंटरप्ट नहीं करता। जब विहिंग पूरी कहानी वैनचिंग और वैनिंग को समझा देता है कि वह कहां से आए हैं और क्या होने वाला है आगे, वैनचिंग बहुत ही आसानी से विहिंग के ऊपर भरोसा कर लेती है, क्योंकि वह विहिंग को थोड़ा थोड़ा पसंद करती थी और वह इस बात से और भी ज़्यादा खुश थी कि इतने बड़े क्लैन के 2 डिसिपल्स उन दोनों के लिए उनके स्टे रूम में आके उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर उनसे चाय पी। इससे बड़ी ऑनर की बात उन दोनों के लिए कुछ नहीं होने वाली थी, क्योंकि वैन क्लैन से सब नफरत करते थे और वो दोनों वैन क्लैन से थे। कभी वैन क्लैन के पीपल्स ने भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन वी विशन और लानजान ने बहुत ही पोलाइट वे में उन दोनों से बात की और उन्हें रिस्पेक्ट और ऑनर भी दिया। इस बात से वैनचिंग बहुत ज़्यादा खुश थी और वह अपने भाई को मनाकर दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वह कहती है, नेक्स्ट वीक जो भी कॉन्फ्रेंस होनी है हम वहाँ ज़रूर आएंगे और आप दोनों की मदद करने के लिए जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। विहिंग और लानजान बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि जितने लोगों से उन्हें मदद की उम्मीद थी, धीरे धीरे करके सभी लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो रहे थे। वह दोनों वैनचिंग और वैनिंग को वो करके वहाँ से जाने लग जाते हैं और जिंगशी में जाके आराम करते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिस दिन कॉन्फ्रेंस होनी थी। सभी लोग कैरी टाउन में उपस्थित होने वाले थे। जियांग क्लैन, लैन क्लैन और नी क्लैन सब वहाँ उपस्थित हो चुके थे। जिन जुशियन और उसकी मदर भी वहाँ पहुँच चुकी थी। लैन सिचन मीटिंग को होस्ट कर रहे थे और उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था कि कब वी विशन और लानजान कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर होंगे। सभी लोग लैन सिचन से सवाल पूछने लगे थे कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्या बात करनी है, क्या गोल है हमारा और क्यों लानजान और वी विशन हमसे मीटिंग करना चाहते थे। सडनली लैन सिचन के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि लानजान और वी विशन हॉल में एंटर कर रहे थे। जो उनकी पोजीशन थी उसे देखकर तो लैन सिचन फूले ही नहीं समा रहे थे।
लानजान वाइट रोब्स में, विहिंग रेड और ब्लैक कलर की रोब्स में था। लानजान ने विहिंग का हाथ होल्ड किया हुआ था, जैसे कोई प्रिंस और प्रिंसेस हॉल में एंटर हो रहे हैं। लैन सिचेन ये देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे कि आखिरकार उनका ब्रदर बदलने लगा है और उसने अपना सोलमेट भी चूज़ कर लिया है। लानजान स्टेज की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके हाथ में विहिंग का हाथ था। वह एक पल के लिए भी विहिंग का हाथ को छोड़ता नहीं है। वह उसके हाथों में हाथ देते हुए ही स्टेज पर एंटर हो जाता है। सभी लोगों की नज़र उन दोनों पे थी कि इन दोनों ने हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, क्या है इनका रिलेशन। सबसे ज़्यादा शौक में तो जियांग चैन था कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही लानजान के साथ रहने लगा है। ये जानता है कि वह लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस है। वह इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके मन में बस एक यही डर था, कहीं वह उसके ब्रदर विभूषण को हर्ट ना कर दे, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दे और उसे छोड़ ना दे। लानजान विभूषण को इशारा करता है कि तुम इनके सामने अपनी बात को पहले रखो। अगर ये नहीं माने तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। विभूषण बहुत ही पोलाइट तरीके से सबको एक एक चीज़ समझाता है कि हम फ्यूचर से आए हैं, हमें क्या क्या काम करना है और हमें फ्यूचर बदलने के लिए किन चीज़ों को पहले ख़त्म करना होगा और तो और क्या होने वाला है फ्यूचर में। ये बात वह बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सिर्फ उस इन लोहे के टुकड़े को पाने के लिए डिमोनिक कल्टीवेशन को सब पाना चाहेंगे और अपनी अंधाधुंध शक्ति को बढ़ाने के लिए गलत रास्ते पे चलने लग जाएंगे। लानजान विहिंग को देखकर बहुत खुश हो रहा था। वह विहिंग की बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हमें सबसे पहले कैरी टाउन जाना है। वहाँ जो पानी का राक्षस है हमें उसे ख़त्म करना है, क्योंकि वैन चाओ की आधी शक्ति उस पानी के राक्षस में है जिससे वह पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। अगर हमने उसे ख़त्म कर दिया तो वैन चाओ की आधी शक्ति हमारे हाथ में आ जाएगी और हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। फिर सभी उनकी बातों पे एग्री हो जाते हैं और कैरी टाउन चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लानजान कहता है, कैरी टाउन हम कल सुबह निकलने वाले हैं, 6 बजे सब तैयार रहना, हम कैरी टाउन पहुँच जाएंगे। विहिंग अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा खुश था। वह लानजान को होल्ड करता है और सबको वो करके मीटिंग को फिनिश करके वो दोनों जिंगशी के लिए रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लानजान 5 बजे उठ गया था। वह विहिंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था। एक तो लानजान का मन नहीं हो रहा था कि अपने प्यार को वह उसकी नींद को ख़राब कर दे, लेकिन करता भी क्या, उसे उठाना भी ज़रूरी था क्योंकि कैरी टाउन के लिए 6 बजे सबको निकलना था। लानजान अपना रूल ब्रेक नहीं कर सकता था कि वह लोगों को इंतज़ार करवाए, इसलिए वह ज़बरदस्ती विहिंग को 5:30 बजे तक तो उठा ही देता है और दोनों तैयार हो जाते हैं। विहिंग थोड़ा अनॉय फील कर रहा था क्योंकि वह कभी इतनी सुबह सुबह नहीं उठा था। लानजान विहिंग को जल्दी जल्दी तैयार करवा के सब मिलकर कैरी टाउन के लिए रवाना हो जाते हैं। कैरी टाउन पहुंचकर उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वह एक इन में रुकेंगे क्योंकि रात हो गई थी। विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे पास्ट की सारी मेमोरीज याद थी और वह खुश हो रहा था क्योंकि ये वही इन था जहां वह लास्ट टाइम रुके थे। लेकिन लास्ट टाइम लानजान उसे अपनी मर्ज़ी से लेके नहीं आया था, जेवुजुन उन्हें इनवाइट करके लेकर आए थे। लेकिन इस बार लानजान खुद विहिंग के हाथों को होल्ड किया हुआ था और दोनों साथ में इनमें एंटर होते हैं। सारी मेमोरीज दोबारा से विहिंग की आंखों के सामने आ रही थी। उन्हें उन्हीं इन में रुकना था और तो और लानजान को वही इन और उसी इन का सेम रूम उन दोनों को अलॉट हुआ था। विहिंग के फेस पर एक टीजिंग स्माइल आ रही थी बार बार, जिसे देखकर लानजान को कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये क्यों इतना हंस रहा है। उसे भी पता था कि ये वही इन है, ये वही रूम है जिस रूम में वो दोनों लास्ट टाइम रुके थे। लेकिन लास्ट टाइम वो दोनों अपनी मर्जी से नहीं रुके थे, जिन गोंग्याओं ने उन दोनों को उस रूम में फंसाया था। रूम में एक डबल बेड था जिसे देखकर विहिंग के फेस पर एक नॉटी स्माइल आती है और वह डिसाइड करता है कि वह अब लानजान को टीज करेगा।
वह बहुत ही सिडक्टिव वॉइस में लानजान से एक क्वेश्चन करता है, क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर करोगे या फिर सेपरेट ही सोना है। विहिंग जाता है और बेड के राइट साइड लेट जाता है और वह वांग जी को टीज करते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी है, या फिर नीचे सो जाओ या फिर मेरे साइड में। वांग जी आइस को रोल करता है और कहता है शेमलेस, और जाता है विहिंग के लेफ्ट साइड में सो जाता है। वांग जी ने अपनी आइज क्लोज की हुई थी, लेकिन विहिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रूम में बहुत ज़्यादा ही शांति थी। वह कुछ न कुछ पंगे लेने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वह धीरे धीरे करके वांग जी के साइड में खिसक रहा था और अपना एक पैर और अपना एक हाथ वांग जी के ऊपर रख लेता है, जिससे वांग जी अपनी आइज को खोलता है और विहिंग को देखता है, जिसके फेस पर एक बहुत बड़ी और बहुत ही लवली सी स्माइल थी, जिसे देखकर वांग जी का फेस टोटली रेड हो जाता है और वह धीरे से विहिंग के पैर और हाथ को अपने ऊपर से हटाता है और कहता है, हमें सुबह जाना भी है और सुबह जल्दी भी उठना है। अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगा विहिंग, इसलिए आराम से सो जाओ। विहिंग के फेस पर अभी भी एक बहुत ही नॉटी सी स्माइल आ रही थी। वांग जी को पता था कि उसका नॉटी बनी इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है, इसलिए वांग जी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वह विहिंग को उसकी बेस्ट से पकड़ता है, टाइटली अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग करके आंखें बंद कर लेता है। विहिंग बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा था खुद को वांग जी की पकड़ से छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं था। वांग जी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए बेचारा थक हार के स्ट्रगल को ख़त्म करता है और वांग जी की बाहों में ही आंखें बंद करके लेट जाता है। सुबह हो गई थी। सुबह 5 बजे सभी लोग उठ गए थे, सिर्फ विहिंग को छोड़कर। वांग जी विहिंग को उठाने में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त था कि सभी लोग तैयार होकर गेट पे नॉक भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई रास्ता नहीं था वांग जी के पास और वह एक बाल्टी पानी लाता है और विहिंग के ऊपर डाल ही देता है, जिससे विहिंग बिल्कुल ही बहुत ही तेज़ी से उठता है और वांग जी को घूर घूर के देखता है। ये क्या है लानजान, ये कौन सा तरीका है उठाने का? तुम मुझे प्यार से भी तो उठा सकते थे ना, मेरे फॉरहेड पर या मेरे लिप्स पे किस करके। पानी डालना ज़रूरी था क्या? लान वांग जी गुस्से में कहता है, तुम्हारा उठने का इरादा ही नहीं था। सभी लोग निकल चुके हैं लेक की तरफ, लेकिन तुम अभी भी सो रहे हो। 7 बज गए हैं, जल्दी उठो। हम अपनी तलवार की मदद से उन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ अब। विहिंग जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है और दोनों तलवार की मदद से उनके पास पहुंच जाते हैं। वह सब पहले ही लेक के पास पहुंच गए थे। वांग जी अपनी गुचिन को बाहर निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है, जिससे पानी में हलचल होना स्टार्ट हो गया था। वह विहिंग को इशारा करता है, जब मैं गुचिन से वार करूंगा तो वो राक्षस ऊपर आएगा और तुम फ्लूट से उस पर हमला करना, जिससे वह थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। वह सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि सभी अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके उस पर हमला करेंगे, जिससे उसकी थोड़ी बहुत ताकत तो कम हो जाएगी और वह कमज़ोर पड़ जाएगा। और फिर विहिंग अपने तालिस्मान से पूरी लेक को सील कर देगा, जिससे वह बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही कोई उस सील को तोड़ पाएगा, क्योंकि वो सील डिमोनिक पावर से बनाई जाएगी। विहिंग अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके उस सील को तैयार करेगा, जिससे वो टूटेगी नहीं और ना ही उसे कोई तोड़ पाएगा। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वांग जी ने वार करना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके सभी उस पर वार कर रहे थे। वह राक्षस भी पलट के वार कर रहा था। उन सब में से 3-4 घायल हो गए थे, लेकिन विहिंग अभी भी लगातार लड़ने के लिए तैयार था और वह एंड में तालिस्मान का यूज़ करता है और अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके उस लेक को सील कर देता है और उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा देता है, जिससे उस लेक में कोई भी एंटर नहीं हो पाएगा। वह सब वापस इनकी तरफ चले जाते हैं और वहां आराम करते हैं। वांग जी और विहिंग दोनों सो जाते हैं। सुबह 5 बजे वांग जी उठ जाता है। उन्हें 7 बजे कैरी टाउन को छोड़कर गुसू के लिए निकलना था।
सभी लोग सुबह सुबह कैरी टाउन से जा चुके थे अपने अपने क्लैंस की तरफ। सिर्फ वांग जी और विहिंग ही इन में रह जाते हैं। दोनों 7 बजे तक ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। दोनों पैदल ही कैरी टाउन के मार्केट से गुजर रहे थे। वांग जी विहिंग से क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए यहाँ, या कुछ चाहिए हो तो अभी ले सकते हो। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, जिसे देखकर विहिंग के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विहिंग वांग जी के पास जाता है और उसके कान में कहता है, मुझे सब कुछ मिल गया है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, क्या तुम मुझे दोगे जब हम जिंगशी पहुंच जाएंगे। विहिंग की बात सुनकर वांग जी का फेस डार्क रेड हो जाता है और वह जल्दी जल्दी चलते हुए विहिंग को पीछे ही छोड़ देता है। विहिंग दौड़कर वांग जी के पास जाता है और दोनों अपनी तलवार का इस्तेमाल करके जिंगशी की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी को पता था कि अगर वह पैदल ही रास्ता तय करेंगे तो विहिंग उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, इसलिए वह अपनी तलवार की मदद से जल्दी से गुसू पहुंच जाते हैं और जिंगशी में जाके आराम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग लैन सिचेन का मैसेज वांग जी के लिए आता है कि वह अभी कुछ वक्त के बाद मुझसे मिलने हांसी में आए, विभूषण को भी साथ लेकर आना है। वांग जी और विहिंग हांसी पहुंचते हैं। लैन सिचेन उन दोनों को सेफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों लैन सिचेन को वो करते हैं और लैन सिचेन के सामने बैठ जाते हैं। लैन सिचेन उन दोनों के लिए टी मंगवाते हैं और कहते हैं, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, अंकल ने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा है। वह कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जैसा भी गोंजी ने कहा था, अंकल ने शूशे को क्लाउड रिसर्च से बहुत दूर भेज दिया है। शायद वह 5-6 महीने तक गुसू वापस नहीं आएगा। उसे एक इम्पॉर्टेंट मिशन दिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए उसे करीब 5 से 6 महीने लग जाएंगे, जिससे वह क्लाउड रिसर्च से दूर रहेगा और आप दोनों को जो भी खतरा था शायद अब वो नहीं होगा शूशी की वजह से। वांग जी और विहिंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ये मैसेज उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो उन्हें फ्यूचर बदलने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला था, इसलिए वह स्माइल करने लग जाते हैं। लैन सिचेन उन दोनों को स्माइल करते हुए देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, अब तुम आज दोनों रेस्ट करो, कल यहाँ जियांग सेक्ट से क्लैन लीडर और मैडम यू और नी क्लैन से नी हुसैन आने वाले हैं। हमें उनसे कल फ्यूचर के बारे में बात करनी है और उन्हें यकीन दिलाना है, और शायद तुम दोनों को फ्यूचर उन्हें दिखाना भी होगा। अगर पॉसिबल हो सका तो उन दोनों को फ्यूचर ज़रूर दिखा देना। दोनों हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और लैन सिचेन को वो करके जिंगशी में वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांग जी विहिंग को टाइटली होल्ड करके पूरी रात सो रहा था। जब वांग जी की आंख खुलती है तो वह बहुत ही आराम से विहिंग को खुद से अलग करता है, जिससे उसकी नींद खराब ना हो जाए। वांग जी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। ब्रेकफास्ट में विहिंग का फेवरेट फूड वांग जी ने बनाया था। जब विहिंग को फूड की स्मेल आती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और वह चिल्लाकर कहता है, लानजान, तुमने मेरा फेवरेट फूड बनाया है। वांग जी हूँ में जवाब देता है और विहिंग खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। वांग जी अनॉय फील करते हुए कहता है, पहले नहा लो फिर खा लेना, खाना कहीं भागने नहीं वाला है। विहिंग मुंह बनाता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जी के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली थी। वह नहाने के लिए चला जाता है और कुछ टाइम के बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं कि सडनली गेट पर नॉक होता है। लैन डिसिपल्स आया हुआ था, जो लैन सिचेन का मैसेज लेकर उन्हें पहुंचाने वाला था। लैन डिसिपल कहता है, वी गोंजी, लर्नर गोंजी, सभी गेस्ट हांसी में पहुंच चुके हैं और आप दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, जल्द से जल्द वहां पहुंचिए। लैन डिसिपल वहां से चला जाता है। दोनों जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और हांसी पहुंच जाते हैं, जहां पर जियांग चेंग, जियांग क्लैन लीडर
और मैडम यू, ने हुसैन, नी मिंजू सब वहाँ उपस्थित थे, जिन्हें देखकर दोनों स्माइल करते हैं और एक साथ एंटर होते हैं। वांग जी के सामने जिन जुशियन और उनकी मदर भी बैठी हुई थी कि सडनली मैडम यू खड़ी होती हैं और चिल्लाकर कहती है, वी वुशियन, ये सब क्या है? क्या मैस फैला रखा है तुमने यहाँ पर, और हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? वो विहिंग की तरफ आगे बढ़ने ही वाली थी कि सडनली वांग जी विहिंग के सामने खड़ा हो जाता है और मैडम यू को अपने कदमों को पीछे करना पड़ जाता है। वांग जी अपनी बिचन को बाहर निकाल लेता है और उसकी पकड़ बिचन के ऊपर टाइट होती जा रही थी। अंकल चिल्लाकर कहते हैं, वांग जी ये सब क्या है? तुम वहाँ क्यों खड़े हो गए हो? बात करने दो उन्हें, इधर आइए। वांग जी अंकल की वार्निंग पर कोई ध्यान नहीं देता और वह विहिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा रहता है। मैडम यू को हार माननी पड़ती है और वापस अपनी जगह पर बैठना पड़ जाता है। वांग जी को विवुशन के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव देखकर लैन सिचेन को स्माइल आ रही थी। वह बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर पा रहे थे। वह वांग जी को इतना ज़्यादा बोल्ड देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें हद से ज़्यादा खुशी होती थी कि दोनों कितने अच्छे लगते हैं। और वह मन ही मन में कहते हैं, मेरा आशीर्वाद इन दोनों के साथ हमेशा है, मेरी दुआ से ये दोनों कभी अलग ना हो। विहिंग को आज अपने प्यार पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था कि वह सबके सामने उसको स्टैंड ले रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह ये एक रियल सोलमेट है। विहिंग को अंदर ही अंदर एक वार्म फीलिंग हो रही थी कि जिससे मैंने प्यार किया है वह मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अंकल विहिंग को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वांग जी बात को काटते हुए कहता है, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। वांग जी खड़ा होता है, सबको बो करता है और अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। मेरा नाम लानजान है, कर्टसी नेम वांग जी, और मेरा टाइटल नेम हंगर्जुन है। मेरा कल्टीवेशन पार्टनर वी वुशियन है। यह सुनकर सबके फेस पर एक शॉक इम्प्रेशन छा गया था कि पार्टनर और वी वुशियन, ये कब हुआ और कैसे हुआ? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, सब चुपचाप वहीं बैठे रहते हैं कि सडनली वांग जी कहता है, विहिंग अब तुम्हारी टर्न है। विहिंग के दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई थी कि वह सबको सुनाई दे रही थी। जब वांग जी ने विहिंग को अपना कल्टीवेशन पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, सबके सामने ये अनाउंस कर दिया कि विहिंग उसका पार्टनर है। विहिंग खड़ा होता है, सबको बो करता है और अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। वह कहता है, मेरा नाम विहिंग है, कर्टसी नेम वी वुशियान है, और मेरा टाइटल ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन है, और मेरा कल्टीवेशन पार्टनर लानजान है। डिमोनिक कल्टीवेशन वर्ड सुनकर सभी के फेस सभी शॉक हो जाते हैं कि वी वुशियान ने ये क्या कहा, डिमोनिक कल्टीवेटर? वह कब डिमोनिक कल्टीवेटर बन गया और उसका ये टाइटल भी बन गया? मैडम यू खड़ी होती हैं और विहिंग की तरफ जोर से चिल्लाती हैं, वी वुशियान ये सब क्या है? तुमने डिमोनिक कल्टीवेशन को कब सीख लिया और कब ये तुम्हारा टाइटल बन गया? मैडम यू ने अपनी जीडियान को बाहर निकाला। वह विहिंग के ऊपर वार ही करने वाली थी जीडियान से कि विहिंग की आईज सडनली डार्क रेड हो जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। वह मैडम यू की तरफ अपनी डार्क रेड आईज से देखता है और विहिंग अपने गुस्से में बहुत ही एरोगेंट वे में बोलता है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप वापस अपनी सीट पर बैठ जाएं। हमें फ्यूचर देखने के लिए एम्पैथी को स्टार्ट करना है। मैडम यू ने पहली बार विहिंग को इस रूप में देखा था। इतना ज़्यादा कोल्ड एक्सप्रेशन उन्होंने कभी विहिंग से एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह कुछ नहीं कहती और अपनी सीट पर वापस बैठ जाती हैं। विहिंग खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद कहता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैंने पूरा फ्यूचर देखा हुआ है, क्या होना है और कैसे होना है। मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या होने वाला है फ्यूचर में और आप किस तरीके से अपनी फैमिली और पूरे क्लैन को बचा सकते हैं। एक भी पर्सन को नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। लैन सिचेन वी वुशियान से पूछते हैं, वी गॉन्जी
हम फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं? विहिंग एक वर्ड में आंसर करता है, एम्पैथी से। सडनली लैन चिरैन की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लग जाती है। एम्पैथी, ये तो नामुमकिन है। ये कई कल्टीवेटर सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं सीख पा रहे हैं, और तुम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? ये टेक्निक तो वर्क ही नहीं करती है। सडनली वांग जी की आवाज़ आती है, अंकल, ये सिर्फ और सिर्फ विहिंग को आता है। उसे एम्पैथी की टेक्निक बहुत अच्छे से आती है। वह सबके हाथ को होल्ड करेगा और जो भी उसके हाथ को टच करेगा वह फ्यूचर को देख सकता है। अंकल कहते हैं, ठीक है तो शुरू करते हैं। सभी लोग सर्कल में बैठ जाते हैं। लैन सिचेन के साइड में वांग जी और वांग जी के साइड में उसका लवली वी वुशियान बैठा हुआ था और वी वुशियान के साइड में नी हुसैन। इसी तरीके से सबने सर्कल बनाया हुआ था और सभी एक के हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के बैठ जाते हैं। विहिंग ने एम्पैथी की टेक्निक को शुरू किया और कहानी शुरू हो जाती है नी मिंजू के क्लैन से, जहां वैनचा और शशांक ने हमला कर दिया था। नी मिंजू ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी। जब नी मिंजू एक तेज धारदार हमला करते हैं तो नी हुसैन अपने ब्रदर को प्रेस करता है और कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे करके क्लाउड रिसेस का जलना, जियांग क्लैन का खात्मा, मैडम यू और जियांग फैमियान की डेथ, धीरे धीरे करके सब फ्यूचर को देख सकते थे। सडनली वी वुशियान अपनी एम्पैथी की टेक्निक को बंद कर देता है। यह कहानी आधी ही हुई थी। सेकंड जिन लोहे के टुकड़े तक ही पहुंचा था। जब विहिंग ने एम्पैथी की टेक्निक को बंद कर दिया तो जियांग चैन चिल्लाकर कहता है, क्या हुआ, हम आधे में ही क्यों रुक गए? तो वांग जी रिप्लाई करते हुए कहता है, हमें अभी निकलना है। हमें इन लोहे के सेकंड टुकड़े को पाने के लिए हमें तानजाओ टाउन पहुंचना है। हम या कल शाम तक या फिर परसों शाम तक वापस आ जाएंगे। फिर हम इस टेक्निक को शुरू करेंगे। वी वुशियान और लान वांग जी सभी को बो करते हैं और जिंगशी की तरफ चले जाते हैं। तैयारी करने के बाद उन्हें तानजाओ टाउन के लिए निकलना था। सभी लोग रूम में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि वैन क्लैन के अगेंस्ट हम कैसे प्रिपरेशन करें कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और इतनी तबाही कभी फैलाने ही ना दें। देखते हैं क्या वांग जी और विहिंग सेकंड इन आयरन के टुकड़े को सफलतापूर्वक हासिल कर पाएंगे और क्या वह अपनी एम्पैथी की टेक्निक को दोबारा शुरू कर पाएंगे। मेरे फैन फिक्शन के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। जो भी न्यू विजिटर है वह उन्हें सुन सकता है। थैंक यू, बाय बाय गाइज।